Namaskar. Today my lectures Public International. Public International Law, Unit First, the second questions. Discuss the theories regarding subject of international law. Which theory is correct with regarding to present day international law? Various theory regarding subjects of international law. There are three main theories in regard to the subject of international law. First, only states are subjects of international law. यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि को लेकर के कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय क्या है, इसको लेकर के कुछ थ्री थ्योरीज हैं, तीन सिद्धांत हैं. पहला जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सिर्फ राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं. ऑनली स्टेट्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. या जो थ्री थ्योरीज है, इसको पहले को रियलिस्ट थ्योरी कहते हैं. आई मीन फर्स्ट रियलिस्ट थ्योरी और ओनली स्टेट्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. दूसरी जो थ्योरीज है इसको फिक्शन थ्योरी कहते हैं, या और इंडिविजुअल्स एलोन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. दूसरी जो सिद्धांत है उसे कल्पित सिद्धांत भी कहते हैं, उसे फिक्शन थ्योरी भी कहते हैं. और ये सिद्धांत इस बात पर निर्भर है और ये कहता है कि सिर्फ व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय है. आई मीन इंडिविजुअल्स एलोन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल. और तीसरा जो सिद्धांत है इसको फंक्शनल थ्योरी कहा जाता है. फंक्शनल थ्योरी यानी क्रियात्मक सिद्धांत. फंक्शनल थ्योरी क्रियात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है. थर्ड थ्योरी को फंक्शनल थ्योरी, क्रियात्मक सिद्धांत. यानी ये जो है, जो तीसरा सिद्धांत है, स्टेट्स आर मेन सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बट इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टन नॉन स्टेट एंटिटीज आर आल्सो द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. यानी जो तीसरा सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य विषय है, मेन सब्जेक्ट्स है. बट लेकिन व्यक्ति भी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी और नॉन स्टेट एंटिटीज जो गैर राज्य इकाइयाँ हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं. तो हम आज इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स पर, तीन सिद्धांतों पर जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय से संबंधित हैं, द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड हैं, उन्हीं पर हम आज जो है डिस्कस या फोकस करेंगे. तो फर्स्ट हेडिंग, ओनली स्टेट्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं. और इस सिद्धांत को यथार्थवादी सिद्धांत भी कहते हैं. इसे रियलिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ओनली स्टेट्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. यानी सिर्फ राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं. दिस व्यू हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड. यानी इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है. इट्स फेल टू एक्सप्लेन द केस ऑफ सेल्फ एंड पायरेट्स. यानी अगर देखा जाए कि जो पायरेट्स यानी कि जो समुद्री डाकू होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, इट्स फेल टू एक्सप्लेन द केस ऑफ सेल्फ एंड यानी दास प्रथा और समुद्री लुटेरे जो व्यक्ति होते हैं उन पर ये लागू नहीं होता है. एक्सप्लेन द केस ऑफ सर्व्स एंड पायरेट्स
who have been conferred some rights under international law. But those who subscribe to the view that states are the only subjects of international law say that they are not the subject but object of international law. The further point out that they get this right only through the medium of the state, but as Professor Schwarzer has written, it is a contradiction in turn to say the individuals are not subject but object of international law. In this view, it would be wrong to say that individuals who form the basis of the society may only be an object and not subject of international law. देखिए, यानी ओनली केवल स्टेट ही इंटरनेशनल लॉ का विषय नहीं है। दूसरा पॉइंट्स है, जो दूसरा सिद्धांत है, इंडिविजुअल्स एलोन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसे फ्रिक्शन थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे कल्पित सिद्धांत भी कहते हैं, कि केवल व्यक्ति ही इंडिविजुअल्स एलोन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। The chief exponent of this theory is Kelsen before Kelsen. Bartlett had also remarked, the duties and rights of states are only the duties and rights of men who compose them. According to Kelsen, both state law and international law apply on the individuals. If we make any analysis, we find that individuals is at the root of all laws. Thus, there is no real difference between international law and state law. Kelsen, however, admits that the difference is simply this, that state law applies on individuals immediately or directly, where the international law applied immediately. यानी केल्सन कहता है कि स्टेट लॉ और इंटरनेशनल लॉ, स्टेट लॉ जो होता है वो डायरेक्ट इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होता है, सीधे तौर पर व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट, यानी स्टेट के थ्रू जो है वो इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होता है। आगे, इट मे बी नोटेड दैट द लॉजिक बिहाइंड द व्यू ऑफ केल्सन is very strong and it is very difficult to disprove it, although practice of the state is just country. In practice regulating the relation of state, this view seems to be a reaction of the view that only states are the subjects of international law. This is in fact a very extreme view and cannot be regarded as a completely correct. Individuals are now recognized as subjects of international law and they can even claim right against state including his own, but their procedural capacity to enforce their right is grossly deficient. Besides this history and practice of international law, so that states have always been and are even now the main subjects of international law. Moreover, present practice so that international organizations and certain non-state entities are also to some extent regarded subjects of
इंटरनेशनल लॉ। तीसरा जो है, स्टेट आर मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बट इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टन नॉन स्टेट एंटाइटीज आर आल्सो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तीसरी जो थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, उसको फंक्शनल थ्योरी कहा जाता है, उसको गतिशील सिद्धांत भी कहते हैं, इसको क्रियात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, जो ये कहता है कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य विषय है। इसके अलावा भी व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ गैर राज्य इकाइयाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। This view, besides making the synthesis of the first and second view, goes a step here to include international organization, certain other non-state entities as subjects of international law. This is definitely a better view than the first two view, as aptly remarked by P.E. Corbett. P. Corbett, to me, it has long meant that we are witnessing a transition in international legal development from a polyglot states in which the predominant, not to say exclusive, concern was the regulation of the conduct of state as distinct entities to one in which equal attention is given to promoting the growth of a body of world law transcending states and applicable on a footing of equality of individual, corporation, international organization and state with each other. Conclusion. On the basis of the above discussed, it may be concluded that not only state but individual international organizations and certain other non-state entities are also the subjects of international law. The fact, however, remains that major part of the rules of international law deals with the intercourses of the state with each other. अगर इन तीनों सिद्धांतों को अगर हम लोग कंपेयर करें, कि तीनों में सबसे बेटर जो प्रिंसिपल्स हैं वो है मॉडर्न टाइम में, वो है फंक्शनल थ्योरी, यानी स्टेट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य विषय है, लेकिन राज्य के साथ साथ व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कुछ गैर राज्य इकाइयाँ भी जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय हैं। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल लॉ में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, स्टेट भी, इंडिविजुअल्स भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एंड नॉन स्टेट एंटाइटीज़ भी। तो मेरा कहने का मतलब है इन तीनों सिद्धांतों को अगर कंपेयर किया जाए, जो तीसरा सिद्धांत है जो फंक्शनल थ्योरी है, वो सबसे बेटर मॉडर्न टाइम में माना जाता है। फिर इसी टॉपिक में जो है कभी कभी लॉन्ग में इसी को जोड़ देता है कि डिस्कस द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंटरनेशनल लॉ, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति के स्थान की विवेचना कीजिए। तो इंडिविजुअल्स हैव आल्सो बीन conferred central rights and duties in accordance with the rules of international law. Following are the important rights and duties of individuals in international law. So rights of individuals, human rights. One of the principles of the United Nations is to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedom for all. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the General Assembly in 1948, which provided various rights to the individuals. However, since the declaration was adopted by the General Assembly, it did not impose any legal obligation on the state to give effect to its provisions. Latest two conventions, the International Convention on Civil and Political Rights and the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, along with an optional protocol to the Convention on
Convention on Economic, Social and Cultural Rights along with an optional protocol to the Convention on Civil and Political Rights were adopted in 1966, where in the contracting part that they would provide different rights as subjects, different rights as stipulated in the cover individuals. Right to make petition यानी याचना करने का अधिकार. The rights of human right consequences has given rise to the individual's right to make petition before the international forum if their rights in violated. For instance, the optional protocol to the Convention on Civil and Political Rights of 1966 provides for the petition by the individuals before the Human Rights Committee against its own state. It is to be noted that the right of individuals to make petition before the international forum are available on only at the instance of the state. In other words, an individual cannot generally assert this own right against a state unless state he became a party to the convention wherein the rights have been provided to the individuals. Right to conciliation and arbitration proceeding. The convention for the settlement of investment dispute, settlement of industrial dispute between state and national of other state concluded on 18 March 1965 provided for the machinery of conciliation and arbitration on a consensual basis, casual basis, to that private foreign investors might have direct access thereto to settle legal dispute with investment receiving state. Duties of individual. International law has imposed direct responsibility upon individuals for the offence committed by them. International law imposed following duties on individual. Offence of piracy. The offence of piracy has been traditionally regarded as a crime against international law. It is punishable by any state which sees the offender. Every state has the right to arrest, trial and punish the pirates, and the vessel involved in the act of piracy may be seized. यानी लूट का अपराध. अगर खुले समुद्र में कोई भी व्यक्ति लूट करता हुआ पाया जाता है तो उसे किसी भी देश का नागरिक नहीं माना जाएगा और ऐसे अपराधी को कोई भी देश पकड़ेगा, ट्रायल करेगा, अपने देश के लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिश करेगा. वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ वारफेयर. इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ आर्मेड फोर्सेस belligerent state are criminally liable for violation of the rule of warfare and may be given punishment by the other belligerent. In some case, sanction is imposed upon individuals committing offence by the state having custody of them by the exercise of the domestic jurisdiction and in a few cases by the international procedure. After the Second World War, certain cases occurred which responsibility under international law has been imputed directly to the individuals who have been punished under an international procedure. Offence of espionage यानी कि जासूसी का अपराध. जासूसी का अपराध जो है इंटरनेशनल लॉ में एक प्रकार से उसको अपराध घोषित किया गया है. जो भी व्यक्ति किसी भी देश में अगर जासूसी का अपराध करता हुआ पकड़ा जाएगा तो वह देश अपने देश के कानून के अनुसार जो है उसको सजा देगा, उसको पनिश देगा. तो द यूजुअल पनिशमेंट फॉर द पेइंग इज ए हैंगिंग और शूटिंग थॉट लेस सेवियर पनिशमेंट आर ऑफ कोर्सेस एडमिसिबल एंड आर समटाइम इन्फ्लिक्टेड. क्राइम ऑफ जेनोसाइड. देखो बेटा, इंटरनेशनल लॉ में जेनोसाइड को क्राइम माना गया है. इसके लिए यूएनओ के थ्रू जो है 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 को इन्फोर्स किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जेनोसाइड जो है, एक्ट ऑफ जेनोसाइड, वो इंटरनेशनल क्राइम माना जाएगा. जेनोसाइड was regarded as a crime under international law
for which the preparation with preparator, whether they are statesmen, public official or private individual, were punishable. यानी अगर एक्ट ऑफ जेनोसाइड का क्राइम कोई भी व्यक्ति करता है किसी भी देश का, चाहे वो किसी भी पद का क्यों ना हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, उसको क्राइम माना जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा और उसको सज़ा दिया जाएगा। इसके लिए 1948 में यूएनओ के थ्रू जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 को बनाया गया है। एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग यानी प्लेन को हाईजैक करने का क्राइम। इंडिविजुअल्स मे बी गिवन पनिशमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग एंड फॉर द अनलॉफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन। घरेलू जो उड़ानें हैं उनको अगर कोई भी व्यक्ति हाईजैक करता है, वो चाहे किसी भी पद का हो, उसको एज ए क्राइम माना जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। किडनैपिंग ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल एंड अदर पर्सन, कन्वेंट ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्सन including diplomatic agent of 1973 and convention on taking of hostages of 1979 have expressly laid down for the punishment to the individual for the act maintained in above convention. By the term aphasis, an African term, it means the pretensions or segregation. It is an officially name given in South Africa to its racial policy. The purpose of apartheid is to perpetuate the domination of the country by its white minority in the face of rising nationalism throughout Africa. The policy violates the law of human rights. Thus, they analyzing these rights and duty of individuals in international law, we could decide the place of international individual in international law. तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है, जो है